नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसे कवर करने वाले हैं। आज ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। आज इसकी हेडिंग है विजुअलाइजिंग द नेशंस एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, ये इसकी हेडिंग्स है आज की जो कि हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, फिर हिस्ट्री की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो हर बार जैसे मैं कहती हूँ वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, बीच में हंसी मजाक चलता रहेगा, एंड में शायरी मैं आपको सुनाऊंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस मूड लेके चलेंगे ताकि जब एंड हो जाए तो कितना ज्यादा खुशी होगी, भाई चैप्टर एंड हो गया है। ठीक है, ओके। तो आज की हमारी हेडिंग है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब ये क्या है विजुअलाइजिंग द नेशन, ये क्या होता है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं किस लिए खड़ी हूं मेरे यहाँ पर देखिए, विजुअलाइजिंग द नेशन, इसमें क्या है कि 18th 19th सेंचुरी के अंदर 18th 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे यूरोप के आर्टिस्ट थे। ठीक है, इन द 18th 19th सेंचुरी द आर्टिस्ट ऑफ यूरोप, कहाँ के थे? यूरोप के आर्टिस्ट थे। ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, कहाँ के थे? यूरोप के थे। उन्होंने सोचा कि भैया जो नेशंस है उनको हम किसी पोर्ट्रेट से क्यों ना दर्शाएं। उन्होंने ये सोचा। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि क्या करें, विजुअलाइज करें नेशंस को। ठीक है, मतलब नेशन को हम क्या करें, नेशन को एक शेप दें। ठीक है, नेशन को हम किस तरीके से विजुअलाइज करें, कैसे सोचे, कैसे उसे शेप दें। ठीक है, तो ये उन्होंने सोचा। अब सोचा तो सोचने से क्या होता है, करना भी तो पड़ता है। जैसे मैं सोच लूं मुझे भाई वीडियो बनानी, अब मैं वीडियो सोचूंगी तो बन जाएगी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो विजुअलाइज करने के बाद उन्होंने कुछ कार्य किए। अब वो क्या कार्य थे ये देखो। उन्होंने क्या किया, जो नेशंस थे ना, नेशंस मतलब जैसे कोई भी नेशन है, पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, इस तरीके से कोई भी नेशंस है, उनको पोर्ट्रेट ऑफ फीमेल फिगर्स के रूप में उन्होंने दर्शाया। अब पोर्ट्रेट ऑफ फीमेल फिगर्स क्या होता है? पोर्ट्रेट ऑफ फीमेल फिगर्स का मतलब है भैया कि आप पोर्ट्रेट मतलब चित्र, ठीक है, दर्शाएं फीमेल की फिगर में। ठीक है, मतलब जैसे कि हम भारत से हैं, ठीक है, इंडिया से हैं, तो इंडिया का पोर्ट्रेट फीमेल फिगर क्या है? भारत माता। तो पोर्ट्रेट है वो और एक फीमेल फिगर है। ठीक है, इस तरीके से। तो वो क्या है हमारा? वो हमारा नेशन का क्या है? विजुअलाइजिंग है। ठीक है, विजुअलाइजिंग द इंडियन नेशन है वो। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से तो उन्होंने ये कहा कि भैया हम क्या करेंगे, जो नेशन है उसका जो भी मतलब अगर उसे विजुअलाइज करना है तो हम उसको एक फीमेल की पोर्ट्रेट से क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे, और इसे हम एल्गोरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्गोरीज। क्या कहेंगे? एल्गोरीज उन्हें कहा जाएगा। इतना समझ में आ गया? ओके, देखिए जो फ्रांस है, फ्रांस की एल्गोरी क्या है? फ्रांस की एल्गोरी है मराइन। इट इज द एल्गोरी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की एल्गोरी है मराइन। ठीक है, जर्मनी की एल्गोरी है जर्मेनिया इज द एल्गोरी ऑफ जर्मनी। ठीक है, और फ्रांस की एल्गोरी है मराइन। ठीक है, ये बताया गया है। ये क्या है? इनकी एल्गोरीज हैं। दीज आर द एल्गोरीज ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, ओके भैया, ये जो है ना बस इतना सा है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी मतलब छोटी मोटी सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी कि भैया विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या आता है। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज करना है, मतलब नेशन को किस शेप में, किस फ्रेम में दिखाना है, तो वो इसमें बताया गया। इसमें कहा गया कि 18 से लेकर 19 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, 18 से लेकर 19 सेंचुरी के अंदर जो यूरोप के आर्टिस्ट थे उन्होंने भैया ये सोचा कि क्या करें कि जो नेशंस है उन्हें विजुअलाइज करें। ठीक है, नेशंस को विजुअलाइज करें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भैया नेशन को यदि आपको विजुअलाइज करना है तो आप पोर्ट्रेट फीमेल फिगर के फॉर्म में उसे विजुअलाइज करो, और जिन्हें एल्गोरीज कहा जाएगा। तो फ्रांस ने अपनी जो एल्गोरी बनाई वो क्या थी? मराइन की एल्गोरी बनाई, जो आपका वो पिक्चर ले रखे साइड में एक लेडी है, उसका मुंह इस साइड है। ठीक है, इस तरीके से। और जर्मनी ने अपनी एल्गोरी कौन सी बनाई? जर्मनी ने अपनी जर्मेनिया जो है वो अपनी एल्गोरी बनाई। दैट्स इट। अब चलते हैं इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। कितना सुंदर लग रहा है, वाह। देखो, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, हम नेशनलिज्म पढ़ते आ रहे हैं। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है
कि जब लोग अपने नेशन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या रखें, प्रेमता की भावना रखें, ठीक है, और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें, तो वो होता है नेशनलिज्म, ठीक है। हम भी पढ़ के आए हैं। पर ये इंपीरियलिज्म क्या है, अब ये समझो। अब ये क्या हुआ कि इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी खत्म हो गई, जब 19वीं शताब्दी खत्म हो गई, तो क्या हुआ, जो नेशनलिज्म था, ये जो नेशनलिज्म था, ये इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद में बदलता जा रहा था। इंपीरियलिज्म, जो नेशनलिज्म था, ये इंपीरियलिज्म में बदलता जा रहा था। कब बदलता जा रहा था? इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। की भैया जब 19th सेंचुरी का एंड होगा तो जो नेशनलिज्म है वो इंपीरियलिज्म के अंदर बदलता जा रहा था, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंपीरियलिज्म क्या है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हिंदी पता होने के बाद भी हमें उसकी हिंदी समझ में भी नहीं आती कि भैया अब इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, अभी साम्राज्यवाद क्या होता है ना। तो देखिए, इंपीरियलिज्म का मतलब या साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब एक लार्ज कंट्री क्या होती है, जब एक लार्ज नेशन बिगिन टू ऑक्यूपाई स्मॉल नेशन टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरी। मतलब जब एक लार्ज नेशन है, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं हूं एक लार्ज नेशन हूं, ठीक है, ये छोटे छोटे नेशन है, तो मैं इनको कैप्चर कर लेती हूँ और अपना बना लेती हूँ, अपनी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर लेती हूँ, तो ये होता है इंपीरियलिज्म, ठीक है। सो इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक लार्ज नेशन बिगिन टू ऑक्यूपाई द स्मॉलर नेशंस, मतलब जब एक लार्ज नेशन एक छोटे नेशन को, बहुत सारे छोटे नेशंस को, बिगिंस टू ऑक्यूपाई स्मॉलर नेशन, जो छोटे नेशंस होते हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक, आसपास के, उन्हें ऑक्यूपाई करने लग जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं कि ऑक्यूपाई करने लग जाता है, या अपनी पावर उसकी, जब उसने ऑक्यूपाई कर लिया तो उसकी ताकत भी तो बढ़ जाती है ना, उसी तरीके से, तो वो इंपीरियलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद या फिर इंपीरियलिज्म कहलाता है, ठीक है। अब ये एक है बाल्कान्स रीजन। अब ये बाल्कान्स रीजन कहाँ है? Tell me, where is the Balkans region? तो it is in यूरोप, ये यूरोप के अंदर है। कौन यूरोप के अंदर है? बाल्कान्स रीजन यूरोप के अंदर है, ठीक है। समझ में आया कि भैया ये जो रीजन है, कौन सा रीजन है? ये बाल्कान्स रीजन। ये कहाँ है? ये यूरोप के अंदर है। कहाँ है? यूरोप के अंदर है। समझ में आया? समझ में आया। अब इसमें इसका एक केस आता है। अब ये है क्या, ये कैसा है, ये कहाँ है, इसके बारे में समझो। ये जो है ये किसके, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। कि भैया जो ऑटोमन एम्पायर है उसके कंट्रोल के अंदर कौन है? ये बाल्कान्स रीजन। कौन है? बाल्कान्स रीजन। समझ में आया? बाल्कान्स रीजन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल के अंदर है। ऑटोमन एम्पायर पीछे बढ़ के आए, पीछे बढ़ के आए, याद करो, याद करो, हाँ वही ऑटोमन एम्पायर रीजन, ठीक है, वो बाल्कान्स रीजन के अंदर आता है। मतलब बाल्कान्स रीजन जो है उसको कंट्रोल में लिया हुआ है ऑटोमन एम्पायर ने, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर है ये बाल्कान्स रीजन, तो इसने इसके कंट्रोल में लिया हुआ है। ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में कौन है? बाल्कान्स रीजन है, ठीक है। उसके बाद जो बाल्कान्स रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे कि ग्रीस हो गया, रोमेनिया हो गया, ठीक है, बल्गेरिया हो गया और अल्बानिया हो गया, ठीक है। अल्बानिया हो गया, ग्रीस हो गया, बल्गेरिया हो गया और रोमेनिया हो गया। तो ये क्या है? ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मतलब इसके अंदर आने वाले जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनके नाम दिए हुए, जैसे कि ग्रीस, अल्बानिया, ठीक है, बल्गानिया और कौन सा दिया हुआ है? रोमेनिया, हाँ, ठीक है। तो ये दिए हुए कि भैया ये क्या है? ये इसके अंदर आने वाले छोटे छोटे स्टेट्स हैं। समझ में आया कि ये क्या है? ये इसके अंदर आने वाले, किसके? बाल्कान्स रीजन के अंदर आने वाले छोटे छोटे स्टेट्स हैं। हाँ, अब उसके बाद बताया गया है कि भैया जब ये ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, ये डिक्लाइन होने लगा, इसका पतन होने लगा, ये जो है वो बंद होने लगा, खराब होने लगा, खत्म होने लगा, तो क्या हुआ? जब ऑटोमन एम्पायर जब खत्म होने लगा तो जो बल्कान्स रीजन में जो ये रीजन थे, रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, अल्बानिया हो गया, ग्रीस हो गया, ये जो रीजन्स है ना, ये जो रीजन्स थे, ये अपना इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। जब ऑटोमन एम्पायर वीक होने लगा, जब ये गिरने लगा, जब ये बिखरने लगा, तो जो ये जो बल्कानिया रीजन के ये जो पार्ट्स थे, ये जो स्टेट्स थे, ये जो है वो अपने आप को क्या करने लगे? डिक्लेयर करने लगे। क्या करने लगे? डिक्लेयर करने लगे, ठीक है, डिक्लेयर करने लगे एक इंडिपेंडेंट नेशन। क्या करने लगे? एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने लगे। अब देखो, अब क्या है, अब ये जो है ना
क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट हो गए, तो एक दूसरे से जलते थे। अरे 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 देखो ये इंडिपेंडेंट हो रहा है, अरे देखो ये इंडिपेंडेंट, इस तरीके से एक दूसरे से जलते थे। तो जेलसी थी, ठीक है, जेलसी थी और ये चाहते थे कि भैया हमारा टेरिटरी, हमारी जो टेरिटरी है वो बड़ी हो, ठीक है, मतलब हमारा जो एरिया है वो बड़ा हो, बाकी सबका छोटा हो। तो ये क्या करने लगे, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने लगे, बाकियों को जोड़ने लगे, ठीक है। हाँ जी, तो जेलसी ऑफ ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे से चिढ़ते थे एंड वांटेड टू गेन मोर टेरिटरीज, और ज्यादा टेरिटरीज को गेन करना चाहते थे और अपने आप को फैलाना चाहते थे। मैं इतनी जगह में ना उड़ूंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करने लगे, अपनी जो एरिया था उसे बढ़ाने के लिए ज्यादा टेरिटरीज को अपने अंदर इंक्लूड करना चाहते थे। अब क्या हुआ, जो बल्केनिया रीजन था, ठीक है, अब देखो इसकी वजह से जो बल्केनिया रीजन था इसमें क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। अब बल्केनिया रीजन में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुए, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि भैया मुझे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है, मैं एक्सपेंड होना चाहती हूँ, मैं पावरफुल होना चाहती हूँ, इस तरीके से कहने लगे, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए। अब इसका मौका देखकर अब ये जो रशिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये ताक में बैठे थे कब ये झगड़ा करें और हम इन्हें अपने कंट्रोल में ले, इस तरीके से बैठे थे। हाँ, तो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है, ये क्या करना चाहते थे, इसके ऊपर जो बल्केन्स रीजन है इसके ऊपर कंट्रोल जमाना चाहते थे। अब कंट्रोल कर लिया ऑस्ट्रिया ने, हंगरी ने, ठीक है, इंग्लैंड ने और रशिया ने, और किसने, जर्मनी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये इसके ऊपर कंट्रोल जमाना चाहते थे। अब इससे क्या हुआ, इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। क्या हुआ, इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, मतलब पहला विश्व युद्ध कब हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, बताओ कब हुआ, पहला विश्व युद्ध तब हुआ जब रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी ने बाल्कन्स पर कंट्रोल करने की कोशिश की, तब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाई गई, मतलब जिससे कि इंपीरियलिज्म जो साम्राज्यवाद है, कहा गया साम्राज्यवाद, ही रहा साम्राज्यवाद है, इसे खत्म किया जा सके, तो बहुत सारी मूवमेंट चलाई गई, ठीक है। एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट, एंटी इंपीरियल मूवमेंट, ठीक है। तो ये बहुत सारी चलाई गई ताकि क्या कर सके, ताकि जो साम्राज्यवाद है इसे खत्म करके नेशनलिज्म को ला सके वापस, ठीक है। पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो जो इंपीरियलिज्म है, पर ऐसा किया गया, ठीक है। अब जो इंपीरियलिज्म है, क्योंकि ये आया तभी तो लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग का पता चला, तो उन्होंने क्या किया, इंपीरियलिज्म ने क्या किया, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसे जनरेट किया। लोगों के अंदर जो एकता की भावना है, अपने राष्ट्र के प्रति जो अच्छी भावना है उसे क्रिएट किया, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो खत्म होता है आज का, जिसे खत्म करके मैं बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, ठीक है। ओके, आप भी, मुझे ऐसा लगता है आप भी बहुत ज्यादा खुश होगे, मेरी वीडियो देख रहे हो तो पक्का खुश होगे। चलिए हम अपनी जो ये अपनी अच्छी सी वीडियो है, सुंदर सी वीडियो, प्यारी सी वीडियो, इसका एंड करते हैं अपनी एक शायरी के साथ। जो हमारी आज की शायरी ये है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।